कवि कुमार विश्वास यूं तो राजनीति से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन किसी भी पार्टी पर अपनी बयानबाजी करने से वे पीछे नहीं हटते। कभी कभी तो वो यहां तक बोल जाते हैं कि उनको ही समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया उज्जैन में घटित हुआ है। कुमार विश्वास उज्जैन में श्री राम कथा कर रहे थे। कथा के दौरान उन्होंने वाकया सुनाते हुए आरएसएस वालों को अनपढ़ कह दिया और वामपंथियों को कुपढ़ करार दिया। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। ये वाकया उस दौरान हुआ जब विक्रम उत्सव में आए कुमार विश्वास ने राम कथा के दौरान अपनी बात कही। इस दौरान वहां पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव व सांसद अनिल फिरोजिया भी मौजूद थे। जैसे ही उन्होंने संघ को अनपढ़ कहा, कार्यक्रम स्थल पर तालियां बज उठी। अब यह वीडियो काफी चर्चाओं का विषय बन चुका है। वीडियो वायरल होने पर भाजपा नेता और पूर्व नगर निगम सभापति सोनू गहलोत ने नाराजगी जताई है और कुमार विश्वास से उनकी इस टिप्पणी पर माफी मांगने की बात कही है। अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो उनकी कथा का विरोध किया जाएगा और श्री राम कथा नहीं होने देंगे। पूर्व सभापति ने विरोध स्वरूप शहर में लगे कुमार विश्वास के पोस्टर भी फाड़ दिए। वायरल वीडियो में कुमार विश्वास कह रहे हैं, कुमार विश्वास जो 40-50 लाख रुपए इस पूरे कार्यक्रम के लिए ले रहा है और उस दौरान कल उन्होंने जो टिप्पणी की है उसकी हम घोर शब्दों में निंदा करते हैं और हमने चेतावनी दी है कि कुमार विश्वास माफी मांगे, अन्यथा शाम का जो उसका कार्यक्रम है हम उज्जैन में होने नहीं देंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगभग 100 सालों से इस देश को गढ़ने के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है और हजारों की संख्या में स्वयंसेवकों ने अपना जीवन होम किया है। उनके बारे में भी इस प्रकार की टिप्पणी करता है तो ये बर्दाश्त के बाहर है। कि आज से 4 साल पहले एक बजट आने वाला था। मैं अपने घर के स्टूडियो पर खड़ा हुआ था और कुछ रिकॉर्डिंग कर रहा था। तब एक बच्चा मोबाइल लेकर मेरे पास आया और कहने लगा कि मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ हूं और मुझसे बोला कि बजट आ रहा है, कैसा आना चाहिए। तो मैंने उससे कहा, तुमने तो राम राज्य की सरकार बनाई है, तो फिर राम राज्य जैसा ही बजट आना चाहिए। उस लड़के ने पूछा कि राम राज्य में कहां बजट होता था। तो मैंने कहा, तुम्हारी यही समस्या है, वामपंथी तो कुपढ़ है और तुम अनपढ़ हो। कुमार विश्वास ने कहा कि इस देश में 2 लोगों का झगड़ा चल रहा है। एक वामपंथी हैं जो कुपढ़ हैं, उन्होंने पढ़ा सब है लेकिन गलत पढ़ा, और एक ये लोग हैं जिन्होंने पढ़ा ही नहीं और कहते हैं जैसे ये ज्ञाता हो। ये ऐसे बोलते हैं कि हमारे वेदों में ये लिखा है, लेकिन जबकि ये वेदों को जानते तक नहीं और वेदों को उन्होंने देखा तक नहीं। वो बच्चा हमारे साथ काम करता है, संघ में काम करता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में। तो मुझसे बोला कि भैया बजट आ रहा है, कैसा आना चाहिए। मैंने कहा, तुमने तो राम राज्य की सरकार बनाई है, तो राम राज्य का बजट आना चाहिए। तो बोला, राम राज्य में कहां बजट होता था। तो मैंने कहा, समस्या तुम्हारी यही है कि वामपंथी तो कुपढ़ हैं और तुम अनपढ़ हो। इस देश में 2 ही लोगों का झगड़ा चल रहा है। एक वामपंथी है, वो कुपढ़ है, उन्होंने पढ़ा सब है लेकिन गलत पढ़ा है, और एक ये वाले इन्होंने पढ़ा ही नहीं है, ये सिर्फ बोलते हैं हमारे वेदों में देखे नहीं है कैसे हैं। भाई पढ़ भी लो। तो बोले राम राज्य में काहे का बजट। भगवान ने चित्रकूट में भरत को रात में बैठकर समझाया, कहा कि कैसे राज्य चलाते हो, विशेष रूप से जो सबसे पुरानी राम कथाओं में है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बाद। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद कुमार विश्वास ने अपना स्पष्टीकरण दिया है। कालिदास एकेडमी परिसर में कुमार विश्वास की श्री राम कथा सबके राम के अंतर्गत व्याख्यान दिया गया था, जिसमें कुछ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में उन्होंने बोला था, जिसका पूरे नगर में विरोध किया जा रहा था। इस पर आज कुमार विश्वास ने स्पष्टीकरण दिया है। कुमार विश्वास ने आरएसएस पर टिप्पणी पर हाथ जोड़ते हुए माफी मांगी है। उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि मैंने जो कहा वो मैंने मेरे यहां पर काम करने वाले उस बालक को समझाइश देते हुए कहा था, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था और इसी वाक्य को मैं बता रहा था, ना कि किसी की निंदा कर रहा था। कथा प्रसंग में मेरे कार्यालय में काम करने वाले एक बालक के विषय में मैंने एक टिप्पणी की जो संयोग से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करता है, पढ़ता लिखता कम है, बोलता ज्यादा है। तो मैंने उससे कहा कि तुम पढ़ा करो, तुम पढ़ते नहीं हो, वामपंथी कुपढ़ है और तुम अनपढ़ हो। सिर्फ इतनी सी बात मैंने ये कही और इसे कुछ विघ्न संतोषियों ने इसे ज्यादा फैला दिया। आज मुझे कुछ समाचार मिले कि कुछ मित्रों ने कहा कि हम इस कथा को भंग करेंगे।
तो भाई आप ध्यान रखिएगा कि राम की कथा कौन भंग करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और मैं उज्जैनस्थ अपने सभी मित्रों से अनुरोध करता हूं कि वहां पर पहुंचें और मैं जो बोल रहा हूं उसका अर्थ आप उस तरह से लगाएं जो मैं बोल रहा हूं। यदि आप किसी नए अर्थ में उसे समझेंगे तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। तदुपरांत आपकी इस सामान्य बुद्धि में अगर ये प्रसंग किसी और तरीके से चला गया है तो उसके लिए मुझे माफ करें, क्षमा करें। 2-2.5 घंटे में जो उत्सव धर्मी हो, जो अच्छा हो, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कथा से नवनीत निकल सकता हो, उसे लेने की कोशिश करिए। चिमनगंज थाना क्षेत्र में नशेड़ियों का उत्पात, 5 कॉलोनियों में लगभग 11 4 पहिया वाहनों में की तोड़फोड़। एक ही एक्टिवा पर आए थे 4 बदमाश, कई क्षेत्रों में मचाया उत्पात। राजीव नगर निवासी नवनीत सालवी की 4 पहिया RJ28 CB 0079 रात 11:15 पर उसमें तोड़फोड़ की गई है। शहीद नगर निवासी मांगीलाल पिता गोवर्धन साहू की गाड़ी क्रमांक MP13 CC 9314, इसमें भी रात को लगभग 1 बजे तोड़फोड़ की गई। 64 क्वार्टर अतिरिक्त विश्व बैंक कॉलोनी निवासी धर्मराज पिता शंकरलाल डाबी की किराए की रिक्शा में भी रात को बदमाशों ने तोड़फोड़ की। चिंतामण नगर आगरोड निवासी हकीम पिता हमीद खान की 2 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। इसके अलावा अतिरिक्त विश्व बैंक कॉलोनी निवासी सुमेर पिता मेहरबान सिंह की मारुति वैन में रात को लगभग 2 बजे नशेड़ियों ने तोड़फोड़ की। आक्रोशित रहवासी चिमनगंज थाने पहुंचे और आवेदन दिया। सीसीटीवी सामने आए हैं। पुलिस सरगर्मी से चारों आरोपियों की तलाश कर रही है। संभवतः शाम तक सभी की गिरफ्तारी हो सकती है। 3 जनों का बता रहे भैया, 3 जने आए थे, उनके हाथ में बल्ली वगैरह थी, पाइप थे, उन्होंने ये करा हमला। अच्छा भले रुक कर उनने गाड़ी वहाँ पे कोने पे टिकाई और उसके बाद करा, और मतलब 5-6 गाड़ी फोड़ी इधर ही। तकरीबन 8 से 10 गाड़ी फूटी है भाई साहब, और रात को 1 बजे से लेके 2 बजे के बीच में सारी गाड़ियाँ फोड़ी गई है। मेरी गाड़ी 1:35 के समथिंग में फोड़ी गई थी इनकी। उसकी वीडियो होगी मेरे पास में, अपने कैमरे के थ्रू वीडियो होगी उसकी। कहाँ कौन से क्षेत्र में गाड़ियाँ फोड़ी? ये अतिरिक्त विश्व बैंक कॉलोनी, चिंतामण नगर, बापू नगर, शहीद नगर और राजू नगर में इनमें गाड़ियाँ फोड़ी गई हैं। कितने युवक थे और कैसे आए थे? ये 4 लोग थे सर। कैसे आए थे? कौन से वाहन से आए थे? ये एक्टिवा थी इनके पास। एक ही एक्टिवा पे 4? हाँ, एक ही एक्टिवा पे 4 लोग थे इनके पास। डंडे वगैरह थे, बल्ली से इनने गाड़ियाँ फोड़ी हैं। उज्जैन में ऑटो चालक रियाज अहमद के साथ बदमाशों ने देर रात इंदौर गेट चौराहा पर मारपीट कर चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया, जिससे ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। पूरी जानकारी घायल ऑटो चालक ने दी। उसने बताया कि सवारी छोड़कर जब वो वापस लौट रहा था, उसी दौरान इंदौर गेट चौराहा पर ई रिक्शा में आए बदमाशों ने शराब के नशे में उसके साथ मारपीट कर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायल का इलाज जारी है और पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है। जी सर, मैं इंदौर चौराहे पे आया था, हमें सर सवारी छोड़ के कोई रिक्शा वाले आए, कोई 4 जन वो टर्न ले लिया वहाँ पर, और पोए वाले चाय की ठेली दुकान है, उनने मुझे मार चले गए सर। कोई स्टीम उतरने नहीं दी मुझे, और ये नहीं जानता सर कौन थे। कैसे आपको हमला किया? ये मैं समझ गया सर, उससे मारा तो मेरे को समझ स्टीम उतरने दी, मैं समझ ऐसी होगा। बाद में मालूम पड़ा वहाँ गाड़ी खड़ी कांच फोड़े तो मालूम पड़ा वो चाकू मार गया मुझे। अच्छा, कोई कारण रहा क्या इसका या? नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं सर। शराब के नशे में थे क्या? हाँ, शराब के नशे में थे। कितने लोग थे? ये 4 जन थे सर। बड़नगर में दंपति पर हमले के मामले में नया मोड़ सामने आया है। आरोपी पक्ष ने एसपी को आवेदन देकर कहा कि कोई विवाद नहीं हुआ। इंदौर के दंपति ने बड़नगर शादी समारोह में पुराने विवाद को लेकर 2 लोगों पर हमला और पथराव का आरोप एसपी की जन सुनवाई की शिकायत में किया था। इस मामले में नया मोड़ आ गया है। जिन 2 लोगों पर पडियार दंपति ने विवाद और पथराव का आरोप लगाया था, वो बुधवार को एसपी कार्यालय पर पहुंचकर आरोपों को झूठा बता रहे हैं और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। एसपी को ज्ञापन के बाद परिवार ने प्रेस से चर्चा भी की, जिसमें अंकुश दुबे की पत्नी ने कहा कि बड़नगर के शादी समारोह में कुछ भी नहीं हुआ और पडियार दंपति पुराने विवाद को लेकर झूठी शिकायतें कर रहे हैं। ऋतिक की माता ने कहा कि इंदौर में बेटे से हितेश पडियार आदि ने मारपीट की थी। घटना के बाद ऋतिक ने इंदौर से नौकरी भी छोड़ दी थी। बावजूद इसके हितेश पडियार परेशान करने के लिए शिकायतें कर रहा है। एपी परियार ये हमारे को हमेशा धमकाते हैं। इनके नाम की हमने इंदौर शिप्रा थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कर चुकी है, पर ये हमारे को हर गरीब से चमकाते हैं कि तू जातिवाद से हमारे को कहते हैं कि तुम भील हो, बागरी हो, चमार हो, तुम कुछ नहीं कर पाते हो, पैसे दूंगा मेरे को कुछ भी नहीं हो पाएगा, मैं न्यूज़ डलवा सकता हूँ, पैसे दे के तुम्हारी हर चीज़ से करवा सकता हूँ। उसके ऊपर अपन ने धारा लगवा रखी शिप्रा थाना में, अभी तक उसकी जमानत नहीं हुई और वो मेरा हर बार गलत
लिखवा था हमारे नाम की रिपोर्ट में, और आवेदन देता है गलत ही गलत। यहाँ पे एसपी ऑफिस में सर से ये निवेदन करने आई हूँ कि जो ज्योति हिमेश पड़ियार आए दिन मेरे पति के खिलाफ आवेदन दे रही है, सब झूठे हैं, सब झूठे हैं। और इसके पूर्व भी पहले झूठे आवेदन दिए गए मेरे पति के खिलाफ, और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं हमें। और विक्की नाहर, ज्योति हिमेश पड़ियार, और ये राजनीतिक दबाव में आके हमें मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। इसकी जांच की जाए, बस मेरा यही निवेदन है कि इसके जो झूठे आवेदन है इन सब की जांच की जाए। विक्रम विश्वविद्यालय का 27वां दीक्षांत समारोह 22 मार्च को होने जा रहा है, जिसकी विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। कुलपति डॉक्टर अखिलेश कुमार पांडे ने बताया कि इस बार के दीक्षांत समारोह में महामहिम राज्यपाल किसी कारणवश नहीं आ पाएंगे। उनके स्थान पर मुख्य अतिथि के रूप में विजय कुमार सारस्वत आ रहे हैं। वो नीति आयोग के सदस्य हैं, DRPO के डायरेक्टर तथा भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के प्रमुख सलाहकार एवं पृथ्वी मिसाइल के निर्माण में विशेष भूमिका के साथ साथ पद्मश्री, पद्म भूषण अवार्डी भी हैं। कुलपति डॉक्टर पांडे ने बताया कि अधिसूचना के अनुसार इस समारोह में वर्ष 2022 के PhD एवं डीलिट उपाधि धारकों को उपाधि तथा वर्ष 2022 की स्नातक परीक्षाओं की प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त अभ्यर्थियों को केवल स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। वर्ष 2022 की स्नातकोत्तर परीक्षाओं की प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त अभ्यर्थियों को उपाधियां एवं विश्वविद्यालय द्वारा घोषित स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। महामहिम का एक्चुअली उन्हीं के निर्देशानुसार 22 मार्च को हमारा 27वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। महामहिम के पहले निर्देश थे कि मतलब सभी विश्वविद्यालय अपनी ऐतिहासिक तिथियों पर दीक्षांत समारोह आयोजित करें। गुड़ी पड़वा जिस दिन की विक्रम संवत स्टार्ट होता है उस दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, और इसी कारण से इस तिथि पे पिछले वर्ष भी आयोजन किया गया था जिसमें महामहिम की उपस्थिति थी। इस बार उस दिन उनका अन्य कार्यक्रम होने के कारण वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने में असमर्थता व्यक्त किया है, लेकिन उन्होंने अनुमति दी है कि आप इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाए। इस कार्यक्रम में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट जो नीति आयोग के प्लानिंग कमीशन के मेंबर हैं, VK सारस्वत साहब, वो इसमें शामिल होंगे। सारस्वत जी पृथ्वी मिसाइल के डेवलपमेंट का पूरा क्रेडिट उनको जाता है, और वो पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों भारत सरकार ने उनको उससे सुशोभित कर चुके हैं। उनकी अनुमति हम लोगों को मिल चुकी है, वो सहमत हैं हमारे दीक्षांत भाषण को देने के लिए।